नमस्कार दोस्तों। मैं रितेश कुमार। कल जो सेशन पढ़ाए थे उससे हम कुछ आगे लेकर चल रहे हैं। देखते हैं कितना आज कुछ क्वेश्चन कौन सा करा रहे हैं। कुछ पौधे के बारे में बताएंगे और कुछ क्रांति मतलब कि जो खाद्यान्न के बारे में बताते हैं आप लोगों को। आज जो कुछ भी पढ़ाएंगे इसमें मतलब कि नेट नेट जीआरएफ और जो बिहार स्टेट हो रहा है, जो कि 14 तारीख से एग्जाम है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिहार स्टेट के लिए आप लोग तैयारी की, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी का जिसका सेशन होगा उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा। जो भी मैं इसमें क्वेश्चन लिया हूँ वो सिर्फ ओनली फॉर नेट जीआरएफ के ही क्वेश्चन से मैं लिया हूँ। सोचा हूँ कि मतलब कि नेट जीआरएफ का जो भी क्वेश्चन है वो हाई लेवल का रहता है, और उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा लेवल अच्छा रहता है, और वो वही चीज़ नेट जीआरएफ बिहार स्टेट या यूपी यूपी मतलब यूपी नहीं, पीसीएस के लेवल पे ये सारा क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची वन को सूची टू से सुमिलित करना है, और दिए गए नीचे जो कथन है उसको मिलाना है कि कौन से किस कथन से क्या कौन सा कथन मिलेगा। भारत की क्रांतियां है ये, क्या है ये, भारत की कुछ क्रांति है जो दिया हुआ है कि क्या कौन सी क्रांति किस क्षेत्र में वो आया था। तो काली क्रांति है। काली क्रांति किससे है? तो पेट्रोलियम से है काली क्रांति। और पीत क्रांति किससे है? तो तिलहन से है। और बादामी क्रांति किससे है? वर्तुल क्रांति, वर्तुल क्रांति किससे है? आलू से है। और बादामी क्रांति मधुमक्खी से है। ये बादामी वर्तुल, वर्तुल क्या है यार, ये वर्तुल क्या है देखते हैं। हाँ ठीक है, ये बादामी क्रांति हो मधुमक्खी पालन से है। तो इसमें इसको बोलते हैं इसी कल्चर मछली का होता है, एपी कल्चर होता है। मधुमक्खी मधुमक्खी पालन का एपी कल्चर होता है। तो इसको इंग्लिश में ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लोग इंग्लिश में देखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वर्तुल क्रांति, या इसको गोल क्रांति कहते हैं, आलू वाला, इसको गोल क्रांति भी कहते हैं। तो ये हमारा कौन कौन सा आंसर हो जाएगा? एक के चार, दो के तीन, एक के चार, दो के तीन, तीन के एक, और एक चार के दो। ये आंसर हमारा हो जाएगा। इसमें क्या बोलते हैं कि कुछ क्रांति हम लिखेंगे आप लोगों के लिए कि कौन सी क्रांति किसके लिए उचित मतलब किसके लिए हुआ था, तो उसके बारे में हम आप लोगों को समझाएंगे कि कौन सी क्रांति क्या है। तो देखिए हम कुछ क्रांति लिख रहे हैं, आप लोग उसका नाम बताइएगा कि उसको उसको उसके किसके लिए क्रांति हुआ था। तो हम लिख ले रहे हैं। श्वेत क्रांति हो गया। और लिखते हैं कि इसमें भूरी क्रांति लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? भूरी क्रांति। और लिखते हैं इसमें भूरी क्रांति हो गया। और क्या लिख सकते हैं? इसमें लाल क्रांति लिख सकते हैं, नीली क्रांति लिख सकते हैं। एक ही बार में पूरा क्रांति खत्म कर सकते हैं आप लोग। और क्या लिख सकते हैं? नीली क्रांति के बाद क्या लिख सकते हैं? काली काली क्रांति लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इस पे? और क्या लिख सकते हैं? क्या लिखे हैं लास्ट में? गोल क्रांति है। उसके बाद लिख सकते हैं पीली क्रांति।
ये है सुनहरी क्रांति। तो ये इतना क्रांति हम आप लोगों के बारे में लिखवाए हैं। इसको हम हरित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? हरित क्रांति को खाद्य उत्पादन या हरी सब्जी या खाद्य उत्पादन के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये श्वेत क्रांति को दूध उत्पादन से जाना जाता है। दूध। भूरी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? भूरी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? इसको तो उर्वरक क्रांति उर्वरक उत्पादन से जाना जाता है। लाल क्रांति को लाल क्रांति को टमाटर या मांस उत्पादन से जाना जाता है। नीली क्रांति को मछली उत्पादन से जाना जाता है। और काली क्रांति को पेट्रोलियम से जाना जाता है। गोल क्रांति को आलू से जाना जाता है, आलू उत्पादन से। पीली क्रांति को तिलहन। सुनहरी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनहरी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो साग सब्जी हो गया, इसको फल या सब्जी उत्पादन से। फल या सब्जी उत्पादन से जाना जाता है। तो ये 9 क्रांति आप लोगों को लिखवाए हैं। 9 क्रांति में करीब करीब हर साल कुछ कोई ना कोई एग्जाम में ही आता ही रहता है। हरित क्रांति आए, श्वेत क्रांति आए, भूरी क्रांति आए या लाल क्रांति आए, नीली क्रांति आए या काली क्रांति आए, गोल क्रांति आए, पीली क्रांति आए, सुनहरी क्रांति आए। तो ये ज्यादातर कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है किसी एग्जाम में। तो इसको हम लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग याद रखिएगा। और जितना भी एग्जाम है उससे अच्छा रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम, शब्दावली बोल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। एक बोल रहा है शब्दावली। शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम गैंड ने किया था। ये विलियम गैंड ने किया था। और शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? तो विलियम गैंड ने कि इसका किया था। ये कहाँ के थे? तो ये थे यूएसए के। ये यूएसए के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के थे ये। और ये उसके बाद क्या है, नॉर्मन बोरलॉग थे। तो ये हरित क्रांति के इनको जनक बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? हरित क्रांति के इसको हरित क्रांति के जनक बोला जाता है। बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। और हरित क्रांति शब्द सबसे पहले किसने शब्द का प्रयोग किया था? जो हरित क्रांति शब्द जो है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था या शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो विलियम गैंड ने किया था, विलियम गॉड ने किया था। इनका क्या नाम था? सबसे पहले हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? तो विलियम गॉड किए थे। और हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर नॉर्मल बोरलॉग थे। और भारत में एक पूछ देगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन थे भारत में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं।
कौन थे भारत में? तो एम एस स्वामीनाथन थे। और देखिए हरित क्रांति का, इसका मतलब कि सबसे बड़ा अभिप्राय क्या था हरित क्रांति लाने का? कारण क्या था हम लोगों के कि हरित क्रांति मतलब कि वर्ल्ड में, विश्व में हरित क्रांति लाने का कारण क्या था? क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत थी हमारे यहाँ पूरा विश्व में कि हरित क्रांति लाना पड़ा? तो हरित क्रांति इसलिए लाया गया था कि जो भी हमारे गरीब देश हैं, जो कि इकोनॉमिक में या खाद्यान्न में, जहाँ भी कुपोषण का जो लोग शिकार हैं, या कोई भी देश हो, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे खाद्य फसल अच्छी नहीं होती है। खाद्य फसल अच्छी नहीं होने के कारण वहाँ पे क्या होगा कि खेती अच्छी नहीं होगी। खेती नहीं अच्छी होगी तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम तो आएगी कि वहाँ पे कि जो 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 वहाँ के जनजाति है, ये जनजाति है या गरीब लोग हैं, उन लोगों को तो खाना मिलेगा नहीं। अमीर लोग तो अपना कहीं से बाहर से भी खरीद मंगा मंगा कर खा लेंगे, लेकिन गरीब लोग क्या करेंगे कि वो लोग कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। अच्छी प्रोटीन नहीं मिलेगी, अच्छी विटामिन नहीं मिलेगी शरीर को। तो अच्छी विटामिन नहीं मिलने के कारण क्या होता है कि उन लोगों का शरीर का विकास सही से नहीं हो पाता है, बहुत सारे रोग होगा उसमें। तो उन लोगों को शरीर का विकास नहीं होगा, रोग होगा, तो फिर उन लोगों को आगे चल के क्या होगा कि जीने में और दवा कराने में भी प्रॉब्लम होगी। पैसा है नहीं तो दवा नहीं कराएंगे, दवा नहीं कराएंगे तो क्या होगा, एक्सपायर करेंगे, मर जाएंगे। तो इस कारण से हरित क्रांति लाया गया था कि जो भी खाद्य फसल है उसको, बीज को बहुत अधिक उन्नत तरीके से, बहुत अधिक उन्नत तरीके से क्या किया जाए कि विकसित किया जाए, ताकि एक बीज से बहुत सारे फल पैदा हो, और बहुत सारे फल हो, और वहां से मतलब कि वहां से क्या हो कि फल ज्यादा हो, और ज्यादातर लोगों में वितरण हो सके, और गरीबी और कुपोषण का लोग शिकार कम हो। तो इस कारण से लोग ये हरित क्रांति का लाया गया था कि हरित क्रांति यही कारण था कि वहां पे जो कुछ भी खाद्य पदार्थ हो, उसकी कृषि की उन्नत किस्म के बीज हो, और उन्नत किस्म का बीज होगा तो अच्छा फसल होगी, फसल अच्छा होगी तो वहां पे इकोनॉमिक भी बढ़ेगा, खाद्य पदार्थ भी बढ़ेगा, और वहां का कुपोषण का जो लोग शिकार हैं वो लोग कम होंगे। तो कम क्या, कम कम लोग कम होंगे। तो एक प्रीति कुमारी कमेंट आया कि सर कहाँ से, मतलब कि करवा चौथ मना के आ रहे हैं क्या? नहीं प्रीति, मेरा शादी नहीं हुआ है अभी। मेरी शादी नहीं हुई है अभी। तो ऐसा नहीं है। रेड रेड और कत्थी कलर का शर्ट हम पहन लिए तो इस थोड़ा ना मतलब है कि मेरी शादी हो चुकी है, हम भी करवा चौथ मना के आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन देखते हैं कि हरित क्रांति भारत में कब आया था? तो 60 से 70 के दशक में आया था ये भारत में। 1960 से 70 के दशक में ये भारत में हरित क्रांति का मतलब कि हरित क्रांति लाया गया था। और उस भारत में यही कारण था कि उस समय हमारे यहाँ जब 1947 में तो हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उस समय भी बहुत ज़्यादा कुपोषण के शिकार थे। खाद्य पदार्थ बहुत कम था यहाँ पे, खाने के लिए बहुत गरीबी थी यहाँ पे, इतना गरीबी थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। जिस समय देश नेहरू जी को दिया गया था तो उस समय बहुत गरीबी थी। वो कैसे कैसे देश को आगे बढ़ाए, उस समय भी बहुत सारे चीज को मतलब कि मॉडरेट किए, और धीरे धीरे करते करते आज हमारा देश यहाँ पे पहुंचा 1960 से 70 के बीच में। 66 में तो इसको लाया, 1966 में यहाँ भारत में लाया गया था। 60 से 70 के बीच में इसको प्रोग्रेस किया गया था कि यहाँ से हम लोग एक प्लान बनाते हैं कि हरित क्रांति हमारे भारत में आए। और यही भारत हरित क्रांति, जब हरित क्रांति को लाने के लिए ये वहाँ से यूएसए से अच्छी किस्म के फसल मांगी गई थी, गेहूं की बीज मांगा गया था, तो वो मना कर दिया था। मना करने के बाद फिर क्या हुआ कि मना तो किया ही, वहां से ऐसा गेहूं भेजा कि उसको क्या बताया, वो सुअर भी नहीं खाया। इतना गंदा गेहूं भेज दिया कि बीज के जगह पे, गेहूं के बीज की जगह पे इतना गंदा गेहूं भेज दिया कि वो उसको क्या बताएं, वो मतलब कि हमारे यहाँ कोई गरीब से भी गरीब नहीं खा पाएगा उस टाइम में भी। आज के डेट में तो सोचिए कि आज के डेट में क्या स्थिति है उसका। तो यह ऐसी स्थिति थी। तो इस कारण से क्या हुआ था कि एम एस स्वामीनाथन ने सोचा कि नहीं, इसको तो लाना जरूरी है। तो एम एस स्वामीनाथन ने किसके साथ लिए थे? तो बोरलॉग जो थे, ये नॉर्मल बोरलॉग थे, इनके साथ ये मिल के
ये मिल के क्या किए कि भारत में 1966 में ये मतलब कि हरित क्रांति लाए, और हरित क्रांति लाकर यहाँ पे गेहूं का उत्पादन, पहले वहाँ पे गेहूं का उत्पादन और उसके बाद चावल का उत्पादन का अधिक मात्रा में कम से कम बीज लगे, और वो जो बीज जो लगे बहुत से ज़्यादा अधिक मात्रा में फल दे, फसल करे, और वहाँ पे हमारे गरीबी मिटाए यहाँ हमारे देश की। तो इस कारण से इसको हरित क्रांति को लाया गया था। और तो इसमें नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? तो हरित खाद या हरी खाद का प्रयोग, हरित अधिक फसल का उगाना, उच्च उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम, इसका यही अभिप्राय है। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहा है, इसके अनुसार हम तीनों क्वेश्चन हरित क्रांति से ही है, और तीनों को तीनों अलग अलग है। इसके कारण मैंने तीनों क्वेश्चन हरित क्रांति से लिया है। तो इसके चलते मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लिया जाए कि तीन मतलब कि क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है एग्जामिनर का, ये हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। इसमें भी बहुत लोग मतलब कि क्या होगा कि कौन सा क्वेश्चन करे, कौन सा मतलब कौन सा इसका आंसर करें। अधिक फसल उगाना भी कर सकते थे, तो बहुत लोग इसमें मतलब कि डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इस कारण से इस क्वेश्चन को लाना पड़ा, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देता। तो हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है कि हरित क्रांति से यही अभिप्राय है कि उच्च उत्पादन और वैरायटी प्रोग्राम, उच्च उत्पादन और वैरायटी प्रोग्राम, इसको मतलब कि ये उच्च उत्पादन और वैरायटी प्रोग्राम का मतलब ये होगा कि जो भी मतलब बीज हमारे यहाँ होगा, उसको ऐसा मतलब कि उसको ऐसा टेक्निक से मतलब अच्छा किया जाए, उसको इतना अच्छा किया जाए कि उसका उससे अच्छा उत्पादन हो। ये मतलब कि 1 केजी मतलब 1 केजी धान मतलब लगाया जाए, 1 केजी धान का बीज यदि हम लोग लगाते हैं तो उसमें कम से कम 40 क्विंटल या 80 क्विंटल, 40 क्विंटल या 30 क्विंटल तक धान धान हो जाए। तो ऐसा ऐसा बीज हमारे यहाँ उत्पन्न करने का लोग सोच रहे थे। और गेहूं भी ऐसे ऐसे ही सोच रहा था लोग कि जितना कम बीज में और जितना अच्छी फसल हो, और फसल होने के कारण उसको उर्वरकता तो दिया ही जाएगा। तो इस कारण से हमारा हरित क्रांति लाया गया था। हरित क्रांति का अभिप्राय यही है कि उच्च उत्पादन और वैरायटी प्रोग्राम का मतलब कि ये इसका अभिप्राय है। और ये भारत हमें हरित क्रांति मतलब बोल रहे थे, शुरू में ही बोले थे कि 66 से 67 के बीच में इसको लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा लाया गया था, नहीं ऐसे एम एस स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सा एक औद्योगिक प्रदेश जूट के लिए प्रसिद्ध है? देखिए क्या बोल रहा है, औद्योगिक प्रदेश जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जब जूट उद्योग कहाँ पे होता है? कपास एक होता है, एक जूट होता है। तो कपास जो होगा गुजरात तरफ होगा, कपास क्या होगा गुजरात तरफ होगा। और ये यहाँ पे होगा कपास यहाँ पे हो जाएगा कपास। और कपास की खेती मुंबई पुणे में नहीं होगा, दोनों जगह इसको बोल देंगे जूट का। बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश में, हुगली औद्योगिक प्रदेश में, तो इसका क्या होगा? हुगली प्रदेश कहाँ है? हुगली नदी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पड़ती है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पड़ती है, तो वहीं पे जूट और गंगा का क्षेत्र भी जो होता है, गंगा का डेल्टाई क्षेत्र तरफ है। और बिहार का पूर्णिया कटिहार तरफ, जहाँ से कोसी नदी गंगा में मिलती है, उस साइड में अच्छा जूट की खेती होती है। तो इस कारण से इसका हुगली औद्योगिक प्रदेश इसका आंसर होगा। बेंगलोर और या कर्नाटक में बोलेंगे, बेंगलोर या तमिलनाडु में बोलेंगे तो कॉफी की खेती कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन तमिलनाडु में उतना नहीं होता है, बेंगलोर के कर्नाटक में होता है। तमिलनाडु में भी होता है, तो यहाँ पे खेती के लिए बोल सकते हैं, कॉफी की खेती के लिए, कॉफी की खेती के लिए यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत निम्नलिखित में किसमें फसल से हुई थी? किस फसल से हुई थी, किसमें नहीं है, ये किस फसल से हुई थी? तो ये हमारे भारत में कहाँ पे हुआ था हरित क्रांति की शुरुआत? हरित क्रांति की शुरुआत हमारा भारत में गेहूं से हुआ था। गेहूं से ये हमारा भारत में हुआ था। वह
और देखिए ये चीज हम लोग आप लोगों को बताए हैं कि 1960 से 70 के दशक में ये भारत में उन्नत बीज की प्रजनन बढ़ाने के लिए पर जोर दिया गया था। क्या किया गया था 1960 से 70 के बीच में? 66 में तो हरित क्रांति आया था, और 60 से 70 के बीच में, 1960 से 70 के दशक में जो कि ये शुरुआत हुई थी, तो उस समय गेहूं का उत्पादन, गेहूं या चावल के लिए ये क्या किया गया था कि उन्नत बीज का प्रजनन बढ़ाने पर जोर दिया गया था। उन्नत बीज को प्रजनन बढ़ाने में मतलब कि अच्छा से अच्छा क्वालिटी का बीज हो वहां पे, और वो अच्छी से अच्छी फसल करे, या गेहूं हो या चावल हो या कोई भी मतलब कि पौधे हो या कोई भी पौधे हो। तो इसको क्या किया गया था कि 1960 से 70 के दशक में सोचा है कि इस बीज को इतना उन्नत किया जाए कि अच्छे बहुत बहुत सारा मतलब कि वो कम से कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा फल और पैदावार हो। जैसे कि मान लीजिए कि इतना पहले हमारे पास इतना जगह था, तो इतना जगह था, तो इतना में मान लीजिए कि कितन जो कुछ भी हो इसको, तो जो कुछ भी जगह है, मान लीजिए कि एक हमारे यहाँ हर जगह तो अलग अलग नापा जाता है, तो इसको डिसमिल बोल देते हैं। तो मान लीजिए कि ये 10 डिसमिल है या 20 डिसमिल है, ये मान लीजिए कि 200 डिसमिल है, ये 200 डिसमिल है। तो ये 200 डिसमिल है, 200 डिसमिल में हमारा पहले कितना होता था? 200 डिसमिल में हमारा पहले क्या होता था? 5 क्विंटल, 500 केजी गेहूं होता था। अब क्या कहा गया इस क्षेत्र से, हरित क्रांति के शुरुआत से, कि ऐसा हम लोगों को बीज तैयार करना है, ऐसा बीज तैयार करना है कि जो ये 200 है ना, ये 200 नहीं होके हमारा ये 50 हो, 50 डिसमिल हो, इतना में ही ये गेहूं इतना 500 केजी तैयार हो जाए। यही इसको लाने के लिए हमारा मैंने उद्देश्य था कि यदि 50 डिसमिल में ही ये हमारा 500 केजी गेहूं तैयार हो रहा है, तो हमारे 200 डिसमिल में तो ये कितना हो जाएगा? 2000 क्विंटल हमारा तैयार हो जाएगा 200 डिसमिल में। तो हम लोग सीधे 4 गुना फायदा होगा, 10 गुना फायदा करना है, 10 गुना, जितना 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 से ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसके लिए हम लोग इस हरित क्रांति को लाए थे। तो इस कारण से हरित क्रांति आया था। चावल की खेती भारत में किस क्षेत्र में होती है? तो ये होती है कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, कृष्णा कृष्णा गोदावरी गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र में, डेल्टाई क्षेत्र में ये होता है। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो गन्ना सबसे ज्यादा, देखिए 2 ऑप्शन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। और चाय कहाँ होता है? तो असम में होता है, ये चाय असम में होता है, असम में होता है। गन्ना के लिए आगे क्वेश्चन आएगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सा ये कौन दूसरे हरित क्रांति का उद्देश्य था? अच्छा, दूसरा क्रांति जो था, दूसरा हरित क्रांति आया था 67, नहीं कितना, 66 से 67 में तो पहला आया था, और दूसरा आया था। तो दूसरा में क्या था? निम्नलिखित में कौन सी दूसरे हरित क्रांति के उद्देश्य थे? तो किसानों के प्रति आय में वृद्धि करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को शामिल करना या उसको महत्व देना, ये भी सही है। प्रमुख भोजन दालें, तिलहन तथा औद्योगिक कच्चे माल का आत्मनिर्भर बनना, ये तीनों का तीनों सही है। क्या है? तीनों के तीनों सही है। इसमें ये बोल रहा है कि देखिए इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है, आप लोग पढ़िए एक बार, कि किसानों की प्रति आय में वृद्धि करना और उसके जीवन स्तर में क्या है? ऊपर उठाना। मान लीजिए किसानों के प्रति व्यक्ति आय बहुत बढ़ेगा कृषि से। जैसे कि मैं बोला था कि 200 हेक्टेयर या 200 डिसमिल में जो भी खाद्यान्न होता था वो 50 डिसमिल में ही हो जाए, तो किसानों के लिए तो प्रति व्यक्ति आय में तो बढ़ोतरी होगी ही। हाँ, और जैव प्रौद्योगिकी उपयोग से शामिल करना, मतलब जैव प्रौद्योगिकी होता है कि उसमें अच्छी से अच्छी अच्छा कम से कम उर्वरक डाला जाए, मतलब कम से कम खाद डाला जाए और अच्छा उर्वरक पैदा हो उसमें। तो और वो जमीन को उर्वरकता बनाने के लिए भी उसका उपयोग शामिल किया जाना चाहिए। प्रमुख भोजन दालें, तिलहन और औद्योगिक कच्चे माल। इस सेकंड में क्या था? सेकंड हरित क्रांति में प्रमुख भोजन में क्या था कि तिलहन, दाल और तिलहन और
और औद्योगिक कच्चे माल पर आत्मनिर्भर बनना। जैसे कि ये क्या है, दाल, तिलहन और औद्योगिक कच्चे माल, जो भी कच्चे माल है, हरा साग सब्जी हो गया, फल हो गया, तो ये सब चीज पे भी ज्यादा जोर दिया गया था दूसरे हरित क्रांति में, और दाल और तिलहन पे भी अधिकांश जोर दिया गया था कि इन लोगों को भी क्या किया जाए, कि इन लोगों को भी उच्च मतलब कि अच्छे मतलब अच्छे पौधा हो, अच्छे बीज हो, और उससे अच्छे अच्छे फल पके और अच्छा अच्छा फल निकले। तो इस कारण से दूसरी हरित क्रांति लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ खरीफ मौसम में उगाई जाती है? खरीफ खरीफ मौसम होता है, यह क्या खरीफ मौसम कब होता है? देखिए मौसम तीन तरह हमारे यहाँ, शरद ऋतु, गर्म ऋतु और वर्षा ऋतु, तीन तीन होती है। तो मान लीजिए कि ये खरीफ कब उगाया जाता है, तो ये खरीफ का मौसम होता है जून से जुलाई। जुलाई में ये बोया जाता है खरीफ। और और क्या होता है, एक रबी होता है, रबी फसल होता है। रबी कैसे लिखाएगा यार? रबी फसल होता है, फसल। ये कब होता है? तो ये जून। और ये कटता कब है? ये तो इसमें तो बुआई होती है, बुआई होती है। और कटती कब है? कटती है सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर या सितंबर अक्टूबर कर लीजिए इसको। रबी फसल कब होता है? तो रबी फसल, जब ये खरीफ फसल कटेगा तो रबी फसल की बुआई होगी। तो इसकी कब बुआई होती है? बुआई होती है तो अक्टूबर नवंबर में बुआई हो जाती है। नवंबर में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में ये कट जाता है। और एक होता है जायद, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, एक नंबर। ये दो नंबर होता है, फसल कितना होता है? तीन। और तीसरा में क्या होता है? जायद फसल होता है, जायद। एक जायद फसल है, ये इसकी बुआई कब होती है? तो जब ये कट जाएगा रबी फसल, तो रबी फसल कब कटता है? अप्रैल में हो कटता है। तो ये अप्रैल, मार्च अप्रैल में इसकी, मार्च नहीं, इसकी बुआई मार्च अप्रैल में ही हो जाती है, मार्च अप्रैल में हो जाता है। और ये कटता कब है? कटता कब है ये? तो ये कटता है अब मार्च अप्रैल के बाद, ये कब कट जाएगा? तो जून जुलाई तक कट जाएगा ये, या मई जून, जून जुलाई या मई जून में ही, जून जुलाई में ये कट जाता है। मई जून में बोलिए, मई। तो इसमें क्या क्या होता है? ये जायद फसल में खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल। खीरा, ककड़ी, तरबूज, तरबूज हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा खरीफ में? खरीफ में हो जाएगा धान, धान, मक्का, मक्का हो जाएगा। और इसमें रबी में क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा इसमें, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चना। चना के बाद इसमें एक और लिख लीजिए, सोयाबीन, सोयाबीन, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसका हो जाएगा चना, जौ, जौ, तिलहन, तिलहन, गेहूं, ये भी हो जाएगा गेहूं।
गेहूं। तो इसका मतलब कि एग्जाम्पल के साथ ये क्वेश्चन को आप लोगों को बताए कि क्या क्या होता है, खरीफ क्या होता है, रबी क्या होता है और जायद क्या होता है। ये तीनों तीन तीन तरह की फसल हमारे भारत में पाई जाती है, और तीनों में कौन कौन कैसी कैसी फसल बोई जाती है, और कब कटती है और कब बोई जाती है, और कौन कौन सी फसल कब किस समय बोई जाती है। तो ये चीज़ आप लोगों को बताए। इसमें और एक धान मक्का सोयाबीन लिख सकते हैं, इसमें मूंगफली भी लिख सकते हैं कि मूंगफली भी है कि मूंगफली भी है, और जूट भी है, जूट भी आ जाएगा इसी में, जूट भी जूट भी आ जाएगा इसी में। तो इसमें इसमें क्या आ जाएगा, खीरा ककड़ी हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा, जिससे कि जो भी पानी फल होता है, पानी के फल जो कि ज़्यादा उसमें पानी हो, हरा सब्जी हो जाएगा। तो ये सब चीज़, हरा सब्जी तो अब सालों मिल रहा है, लेकिन बट खीरा ककड़ी तरबूज क्या होता है तो उसी टाइम में आप लोग को एक सीमित टाइम में ही मिलेगा उस समय। तो इसके चलते ये चीज़ हम आप लोगों को तीनों तीनों फसल बताए कि तीनों फसल में कब कौन कौन सी रोपी जाती है, कितनी तरह की फसल है हमारे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सा सुमेलित नहीं है, पशुधन है, नस्ल है। तो देखिए इसमें क्या है कि पशुधन और नस्ल है। पशुधन क्या बोल रहा है कि एक तरफ पशु का नाम दिया है, और एक तरफ पशु का नाम दिया है, दूसरी तरफ क्या दिया है तो उसका नस्ल का नाम दिया है। तो क्या क्या है, भेड़ है, चोकला है। भेड़ का क्या होता है, नस्ल। चोकला नामक क्या भेड़ होता है, उसका नस्ल होता है, तो हाँ होता है। ऊंट का गोमेट नामक नस्ल होता है। बकरी का खेरी नहीं होता है। बकरी का क्या होता है, सिरोटी होता है, सिरोटी एक होता है। बकरी क्या होती है, सिरोटी होती है। सिरोटी नामक एक नस्ल है बकरी का, जो कि अच्छा दूध देती है, बड़ा बड़ा होती है उसका ये मतलब कि ये साइज जो अच्छा बड़ा बड़ा लंबा लंबा होती है और बड़ा बड़ा होती है। तो वो एक सिरोटी नाम की बकरी होती है। और भैंस सुरती होती है, या एक मूरा होता है, मूरा नामक भैंस भी होता है। तो ये चीज आप लोगों के लिए क्या है, इसका आंसर क्या होगा, बकरी का सिरोटी हो जाएगा। भेड़ का कुछ नस्ल लिखेंगे आप लोगों के लिए, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या होता है। भैंस के नस्ल में क्यों कौन कौन सी होती है, तो ये है, लिख देते हैं। भैंस का नस्ल क्या होता है, तो एक हो जाता है सुरती, और एक है मुर्रा। मुर्रा दो तो हम लोग लिखिए दिए हैं। और क्या लिख सकते हैं, जफराबादी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, जफरावादी एक लिख सकते हैं इसमें। जफरा जफरावादी वादी जफराबादी एक भैंस का नस्ल है। और देखते हैं कि इसमें क्या है, गाय की नस्ल देख लेते हैं। गाय के बारे में देख लेते हैं कि कुछ कौन कौन सा नस्ल होता है। तो गाय का नस्ल होता है नागौरी, राठी। नागौरी होता है, राठी होता है, गिर होता है। कौन कौन सा होता है, ना गौरी, राठी, गिर। ये मतलब कि और नस्ल होता है, लेकिन जो जो मतलब कि मुझे याद है वो आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ। और क्या है, एक भेड़ की नस्ल देख लेते हैं। हाँ, क्लास में है यार, निकल गए, क्लास में है, अभी आधा घंटा बाद निकलेंगे, 15-20 मिनट बाद है। तो गाय के बारे में लिखवाए, और कुछ लिखते हैं। ऊंट के बारे में क्या लिख दें, भेड़ के बारे में कुछ लिख लेते हैं कि भेड़ में कौन कौन सा भेड़ का नस्ल है। भेड़ का नस्ल भेड़ का नस्ल हो जाता है। तो भेड़ का नस्ल कौन सा होता है, नीली, नली, नली लिख देंगे, नली। और एक क्या होता है, चुकला, नली चुकला। और क्या होता है, जैसलमेरी, नहीं जैसलमेरी, जैसलमेरी भी होता है। हाँ ठीक है, नली, चुकला, चुकला, और जैसलमेरी।
जैसलमेरी। तो ये कुछ भेड़ का नस्ल है। और क्या लिख सकते हैं, बकरी का नस्ल लिख लेते हैं, बकरी का नस्ल यहाँ पे। बकरी का नस्ल में क्या क्या हो जाएगा, तो सुरती हो जाएगा, जमुना हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा, अलवरी हो जाएगा। जमुना नामक एक नस्ल होता है, सुरती, सुरती हो जाता है, सिरोही हो जाएगा एक, सिरोही। और क्या हो जाएगा इसमें आप लोग को, तो सिरोटी हो जाएगा। ये सिरोटी इसको ही कहते हैं, सिरोटी इसी को बोलते हैं, सिरोटी या सिरोही। और एक हो जाएगा आप लोगों को, इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज आप लोगों को बकरी का, भैंस का, गाय का, और कुछ लिखवाए। और इसमें देख लेते हैं कि और एक और आगे आएगा क्वेश्चन, तो हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि आगे का क्या स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। भारत के कृषि सांख्यिकी के अनुसार 2017-18 में भारत में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन, देखिए ये 17-18 दिया है, बट ये 25 का भी, 2025 का भी सेम अभी प्रोसेस है, न कि 25 में बदल गया है, 25 में भी सेम प्रोसेस है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तो सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। आज के डेट में क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, कि महाराष्ट्र में आज जितना भी पहले सोयाबीन उगाया जाता था, उससे आज के डेट में उसका इतना उन्नत किस्म का बीज आ गया है कि उससे 20 गुना सोयाबीन महाराष्ट्र में उगाया जा रहा है। लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही उगता है, और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सेकेंड स्थान पे है। तो ये फर्स्ट स्थान और सेकेंड स्थान आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये प्रथम स्थान है, आज भी प्रथम स्थान, और ये सेकंड स्थान है, सेकंड स्थान है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के कृषि सांख्यिकी के अनुसार 2017-18 में भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन 3 राज्य है। गन्ना उत्पादन ये बोल रहा है, पिछली बार बोल रहा था सोयाबीन, और ये गन्ना उत्पादन में बोल रहा है। तो गन्ना उत्पादन में कौन कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यही है हमारा। बिहार नहीं है, पंजाब भी नहीं है, और कर्नाटक तो नहीं है। तो इसमें क्या बोल देंगे, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है, लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक इसका बी आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, आंसर इसका बी होगा, न कि सी होगा, न कि डी होगा। इसमें देख लीजिए और कुछ बताते हैं कि गन्ना उत्पादक में प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा तमिलनाडु है, प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर तमिलनाडु है। और क्षेत्रफल में कौन सा है, सबसे सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो उत्तर प्रदेश, आज भी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है गन्ना का। फिर उसके बाद प्रति हेक्टेयर, उसके बाद महाराष्ट्र में उत्पादन होता है, उसके बाद तमिलनाडु में उत्पादन होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कौन सा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र पंजाब नहीं है, बिहार तो है ही नहीं, तो बिहार बिहार काट देंगे उधर। तो यही ठीक है, आंसर बी ही होगा इसका, न कि सी और डी होगा। तो ये चीज आप लोगों को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि कौन सी सुमेलित नहीं है, मुख्य फसल है, राज्य है। तो राज्य, कुछ फसल है जो कि कुछ राज्य में होता है, वो राज्य का नाम दिया है, और उस कुछ फसल का नाम दिया। तो रबड़ की खेती कहाँ होती है, केरल में होती है, रबड़ की खेती केरल में होती है, ये सही है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता है। रागी कहाँ होता है, कॉफी कर्नाटक में होता है। बट रागी कहाँ होता है, रागी कहाँ होता है आप लोगों को, तो रागी राजस्थान में होता है। इसको क्या बोलते हैं, मड़ुआ भी बोलते हैं हमारे बिहार में, मड़ुआ, मड़ुआ बोलते हैं। ये कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। राजस्थान में ये हमारा रागी या मड़ुआ की खेती होता है, न कि गोवा में होता है। कॉफी कर्नाटक में होता है। तो कॉफी के लिए और कुछ हम बताएंगे आप लोगों को कि कॉफी के बारे में कुछ हम आप लोगों को बताएंगे कि कॉफी
कौन किस किस किस्म की कहाँ कहाँ होती है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए ये भी फिर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कैसे कैसे बदल रहा है, कैसे कैसे सेट कर रहे हैं क्वेश्चन एग्जामिनर, क्वेश्चन सेटर, उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे सेट कर रहे हैं और उसको आंसर हम लोग निकाल पा रहे हैं कि नहीं। तो इसमें एच वाई बी जो होता है हाई एलियनिंग हाई एलियनिंग वेराइटी होता है, मतलब कि हाई मतलब कि जो कि बीज होता है उसको अच्छा मतलब कि बीजों का उपयोग बढ़ाना है। तो ये चीज़ तो सही है। एच वाई भी बीजों का उपयोग बढ़ाना और ठीक है, प्रादेशिक असमानताएं कम करना नहीं है ना। ठीक है। तो खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी ये भी सही है। सिंचाई सुविधा में विस्तार हुआ है। लेकिन बट क्या हुआ है कि बी में क्या है कि बी में यही है कि प्रादेशिक असमानताएं कम हुई है। लेकिन देखिए कम हुई, कम नहीं अधिक हुई है। लेकिन जितना भी प्रादेशिक असमानताएं कम होगी, जहाँ जहाँ जैसे कि मान लीजिए कि बिहार में कुछ मौसम अलग है, मध्य प्रदेश में कुछ अलग अलग है, महाराष्ट्र में कुछ अलग है। अब जितना कम बिहार के या आप मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है ठंडी है, वही कन्याकुमारी में भी हो, या जो स्थिति ये क्या बोलते हैं राज्य गुजरात में है, वही स्थिति अरुणाचल प्रदेश में हो, तो फिर जो दोनों ओर से समान हो, तो इसका मतलब कि वहाँ पे खेती सही होगा। लेकिन मतलब कि दोनों हरित क्रांति का ज़्यादा प्रभाव नहीं, मतलब अच्छा से अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सब जगह बराबर होगी खेती, सब जगह की मानसून अलग हो, एक एक होगा, तो वहाँ पे हर पौधा, हर जगह एक एक तरह की पौधा को बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा। तो ये दिया है प्रादेशिक असमानताएं कम है, असमानताएं दिया है ना, असमानताएं दिया है। तो ये असमानताएं कम नहीं है, ज़्यादा है। इस कारण से हरित क्रांति मतलब निम्न हरित क्रांति के बारे में निम्न कौन सा सही नहीं, तो इस कारण से ही ये अधिक है हमारे देश में मान लीजिए कि ठंडा प्रदेश जम्मू कश्मीर में हो गया, और क्या हो गया, ये कन्याकुमारी में गर्म हो गया, और इस क्षेत्र में ज़्यादा क्या बोलते हैं गुजरात में तटीय क्षेत्र है, तो वहाँ की मिट्टी अलग होगी, जलवायु अलग होगा, और अरुणाचल प्रदेश की जलवायु अलग होगी। तो इस कारण से दोनों जगह अलग अलग किस्म की पौधे रोपेंगे, और वहाँ पे अलग अलग जो पौधा जिस क्षेत्र में मतलब कि जितना डिग्री तापमान पे होगा, मान लीजिए कि हर पौधे के लिए कुछ तापमान निश्चित वो होता है। धान की खेती के लिए करीब करीब 25 से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए स्टार्टिंग में, शुरू में। और उसमें तापमान भी और आर्द्रता भी वैसे ही होना चाहिए धान की खेती के लिए, और पानी भी होनी चाहिए। और मान लीजिए कि अभी हमारा जम्मू कश्मीर में जून जुलाई में पानी हो ही नहीं रहा है, तो मान लीजिए कि वहाँ पे धान की खेती ना होगी, तो इसके चलते असमानताएं बहुत ज़्यादा मतलब कि है कम, समानताएं कम है लेकिन असमानताएं कम कम है। इसके कारण असमानताएं बहुत अधिक होगी, असमानताएं बहुत अधिक होगी, मतलब समान होगा तो ठीक है, असमान होगा तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा। तो वही है कि असमान और समान दोनों, मतलब ये इसमें दो नकारात्मक दिया है, न कि एक नकारात्मक। यहाँ पे एक नकारात्मक दिया है और एक ये नकारात्मक दिया है। तो ये दोनों को देखकर हम लोग को चलना है, न कि एक ही को देखकर चलना है। तो इस कारण से हमारे कथन ये सही नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या हो गया यार। ए यार, तो नहीं, कहाँ गया ये क्वेश्चन मेरा। देखते हैं, बुलाते हैं उसको। कुछ एक मिनट, ये ब्लैंक हो गया और इसमें पीछे क्वेश्चन है, कैसे होगा। इसको लिए थे रबड़ में, ये वाला लिए थे।
चलते जाइए सर, एरो करो, अंडो करो, अंडो नीचे से, नीचे से, उसमें मत छेड़ना ही सर, अच्छा, अंडो करो। अंडो ये अंडो आ रहा ना, कहाँ पे? ऐसे वाला एरो आ रहा ना, ऐसा वाला, अच्छा ये नीचे, सबसे नीचे, ये बगल में, नीचे पैन के बगल, अच्छा ये बगल में, लास्ट में। ये हाँ, तो नहीं आ रहा है ना, वो कहाँ आ गया? करो, फिर फिर तो वही आ रहा है। करो, 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 फिर और करें? करो। पर्दे से, हाँ ठीक ठीक है, इतना पे कर लेंगे हम, यही है। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो इस कारण से असमानताएं पाई जाती है हमारे, कम हुई है, मतलब प्रादेशिक असमानताएं कम होने के कारण ये चीजें, मतलब कि हरित क्रांति सही नहीं, मतलब कि हरित क्रांति को ये कथन सही नहीं होगा। यदि असमानताएं अधिक होगी तो ये सही हो सकता था, ये अधिक होगी तो निम्नलिखित हरित क्रांति का उपयोग अच्छा अच्छा हो, कहीं गेहूं होगा, कहीं चावल होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, तो इस कारण से ये हमारा आंसर सही नहीं है। तो इसको हम आंसर में लिख सकते हैं कि ये हमारा आंसर, मतलब बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हैं। एपीकल्चर क्या है, ओरिकल्चर क्या है, पोमोलॉजी क्या है और विटिकल्चर क्या है। इसको हम लोग विटी मतलब कि मिलाते हैं, ये एक तरफ से मिलाने के लिए बोल रहा है, तो मिलाते हैं क्या क्या है। आइए, तो एपीकल्चर क्या है, ओरिकल्चर क्या है, एपीकल्चर, एपीकल्चर में एपीकल्चर में मधुमक्खी की खेती होती है। ओरिकल्चर में विटिकल्चर में क्या, ओरिकल्चर में क्या होगा, ओरिकल्चर में हम लोगों को हो जाएगा, ओरिकल्चर में रसाई शाख होगा ओरिकल्चर। और पोमोलॉजी में क्या होगा, फल की खेती होगी। विटिकल्चर में अंगूर की खेती, अंगूर की लता हो जाएगा। तो ये हमारे चार तीन चार तीन एक दो, 4 3 1 2 किस में है, 4 3 1 2 हमारा सी में है। इसका आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर इसका सी होगा, न कि डी होगा। एपीकल्चर क्या हो जाता है, मधुमक्खी पालन होता है। ओरिकल्चर क्या होता है, रसाई शौक होता है। इसको इंग्लिश में देखिएगा एक बार, इंग्लिश में हम पीडीएफ कोशिश करेंगे कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवाएं पीडीएफ को। तो पोमोलॉजी क्या है, पोमोलॉजी एक फल का उत्पादन में, फल का खेती होता है पोमोलॉजी। और विटिकल्चर क्या है, अंगूर की खेती के लिए बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारत की निम्नलिखित राज्यों में किस में गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन होता है। देखिए आ गया, वही क्वेश्चन आ गया, प्रति एकड़ उत्पादन गन्ना है, न कि गेहूं है। तो यहाँ पे प्रति एकड़ उत्पादन तमिलनाडु में होता है। पिछला क्वेश्चन में आप लोगों को बताया है कि कहाँ पे होता है, तो तमिलनाडु में होता है गन्ने की प्रति एकड़ उत्पादन। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है, तो गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और सबसे ज्यादा ये गेहूं होता है। और लिख देते हैं गन्ना भी होता है, गन्ना भी सबसे ज्यादा यहीं पे होता है। और लिख देते हैं एक आप लोगों को, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, ये सेकंड स्थान है, लेकिन चीनी मिल चीनी मिल सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, ज्यादा है चीनी मिल महाराष्ट्र में। और कर्नाटक में कॉफी की खेती होती है ज्यादा। कर्नाटक में क्या होता है, कोई कॉफी की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है, कॉफी की खेती सबसे ज्यादा होती है। और तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर में ये क्या हो जाता है, तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर में गन्ना की खेती सबसे ज्यादा होती है। तो ये आप लोगों को बताया कि गेहूं सबसे भारत में कहाँ होता है। और प्रति हेक्टेयर गेहूं में, प्रति गेहूं में पंजाब राज्य सबसे आगे है, न कि उत्तर प्रदेश है। तो ये प्रति हेक्टेयर गेहूं के लिए सबसे ज्यादा पंजाब सबसे ज्यादा है, मतलब अच्छा राज्य है। और सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, गन्ना का भी उत्तर प्रदेश में होता है, कॉफी कर्नाटक में होता है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी मिल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य कौन कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। बिहार, बिहार नहीं होगा इसमें, बिहार किसी में नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है कि तमिलनाडु है? आप लोग बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हमारा ये सबसे ज़्यादा ये चीनी चीनी उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादक होता है, बट लेकिन चीनी उत्पादक में उत्तर प्रदेश है, लेकिन चीनी मिल सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। ये एक आप लोग याद रखिएगा कि चीनी मिल कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, और उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादक में सबसे अभी भी आगे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा, ये 15 क्वेश्चन है। और देखते हैं विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या है? विटिकल्चर क्या है? पिछला क्वेश्चन वही था आप लोगों के लिए, उसमें मिलान करने के लिए विटिकल्चर आया था। तो विटिकल्चर क्या होता है? अंगूर की खेती होती है। विटिकल्चर क्या होती है? अंगूर की खेती होती है। और क्या होता है, और कुछ बता देते हैं आप लोगों को, अंगूर की खेती के लिए क्या होता है? विटिकल्चर होता है। और एक बताते हैं, पिसीकल्चर क्या होता है? मछली की उत्पादन होता है ये। मछली उत्पादन होता है। फिश फिश उत्पादन के लिए ये क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर बोलते हैं। और एक बोलते हैं क्या चीज, सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर किसके लिए होता है? सेरीकल्चर में किस चीज का उत्पादन होता है? तो ये रेशम का उत्पादन होता है। रेशम का उत्पादन होता है। और देखिए एक चीज होता है कि एक क्या होता है, सिल्क सिटी। सिल्क सिटी एक होता है। सिल्क सिटी हमारे भारत में किसको बोला जाता है? भारत में सिल्क सिटी, सिटी किसको बोलते हैं? तो हमारे भारत में भागलपुर को बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया था 69 बीपीएससी में, ये आया था 69 बीपीएससी में, इसका ये क्वेश्चन आया था हमारा सिल्क सिटी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि और क्या होता है। और एपी कल्चर एक होता है। क्या होता है? एपी कल्चर होता है। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर में किसका उपयोग करते हैं? पिछला क्वेश्चन में बताए हैं, शहद का, शहद या मधुमक्खी पालन। इसमें मधुमक्खी पालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कुछ आप लोगों को बताए कि कि किसमें कौन सी, मतलब किस चीज़ के पालन के लिए क्या, कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। तो ये आप लोगों को बताया कि पिसीकल्चर में मछली पालन होता है, सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन होता है, और क्या होता है, एपीकल्चर में क्या होता है, शहद उत्पादन होता है, और विटिकल्चर में क्या होता है, अंगूर की खेती होती है। तो इसी में चार गो ऑप्शन में, चार चार तरह का ये कल्चर है जो कि खेती है। ये चारों खेती किस किस के लिए होती है, ये चीज बताया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित किस राज्य में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। तो देखिए ये आ गया वही क्वेश्चन कि उत्पादन में सबसे ज्यादा ये है, उत्तर प्रदेश है। ये क्या है, प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर में ये सबसे आगे है। और बिहार अभी कोई चीज आगे नहीं है। हरियाणा, बिहार सबसे ज्यादा आगे है बाढ़ में। असम, अरुणाचल प्रदेश और असम, असम भी आगे है बाढ़ में, और बिहार भी आगे बाढ़ में है। हरियाणा में भी मतलब कि ये गेहूं उत्पादन अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में किस किस्म की कहवा कॉफी उगाई जाती है। तो देखिए भारत में क्या है कि अरेबिका एक किस्म है और एक रोबास्टा है। और ये दो मतलब सबसे ज्यादा अरेबिका के किस्म की खेती उगाई जाती है भारत में। भारत में क्या होता है, अरेबिका की कृषि उगाई जाती है। अरेबिका नामक कृषि उगाई जाती है। और अरेबिका ये कॉफी जो होता है, कहवा कॉफी होता है, इस किस फसल से प्राप्त होता है? तो कहवा का एक बीज होता है, उस बीज से कॉफी तैयार किया जाता है, उसको पीस कर कॉफी तैयार किया जाता है कहवा को।
और ये क्या था, कहवा क्या था, पूर्वी अफ्रीका जो था, पूर्वी अफ्रीका के उच्च भूमि या अबिसिनिया जो था, पूर्वी अफ्रीका के उच्च भूमि से का ये मूल पौधा था। ये कहाँ का था, ये क्या कहाँ का था, तो ये पूर्वी पूर्वी अफ्रीका के उच्च भूमि का पौधा था, पौधा उच्च भूमि का पौधा था अरेबिका। और यहीं से ये कहाँ लाया गया था, तो सर्वप्रथम इसको लाया गया था भारत में इसको सर्वप्रथम इसको कहाँ लाया गया था, कर्नाटक। बाबू बुदन की पहाड़ी पे ये लाया गया था। पहाड़ी पे, बाबू बुदन के पहाड़ी पे लाया गया था। और ये कहाँ लाया गया था, तो बाबू बुदन के पहाड़ी पे लाया गया था। चलिए ठीक है। तो ये और वहीं पे ये रोपा गया था कर्नाटक में। और भारत में, मतलब कि भारत में भी दो प्रकार की जो कृषि होती है ये की जाती है। एक तो अरेबिका है, और रोबास्टा है। रोबास्टा बहुत कम भारत में होता है, जब सबसे ज्यादा अरेबिका ही होता है। अरेबिका 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 ही सबसे ज्यादा होता है। ये उच्च किस्म की कॉफी होती है अरेबिका। विश्व में सबसे उच्च किस्म की कृषि कॉफी अरेबिका ही होती है, न कि क्या होता है, रोबास्टा होता है। ये स्वाद के लिए जानी जाती है, ये सुगंध और स्वाद इसका अच्छा, अरेबिका का स्वाद और सुगंध अच्छा होता है। और रोबास्टा का ये थोड़ा सा तीखा होता है। और मतलब ये लगभग ये तीखा होता है। और इसमें क्या होता है कि कॉफी में, इसको रोबास्टा कॉफी में क्या होता है कि ये अरेबिका की तुलना में दोगुना कैफीन होता है। अरेबिका कॉफी जो होती है इसमें दोगुना कैफीन होता है, न कि इससे कम कम होता है। अरेबिका से रोबास्टा में कैफीन की मात्रा दोगुना होता है। इसका स्वाद कैसा होता है, रोबास्टा का तो थोड़ा सा तीखा होता है और कड़वा होता है। यह कहाँ पाया जाता है, तो ज्यादातर ये वियतनाम के तरफ है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये है वियतनाम है, इंडोनेशिया में ज्यादा पाया जाता है। वियतनाम, नाम, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में अधिक पाया जाता है, भारत में भी कुछ पाया जाता है लेकिन कम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि निम्नलिखित में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है, जबकि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक क्या क्या है, तो ये क्यूबा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा यहाँ मक्का की खेती, सबसे ज्यादा मक्का मक्का उत्पादन होता है यहाँ पे। और भारत में किसका खेती होता है, भारत में अभी किसी का वैसा सबसे ज्यादा बड़ा खेती नहीं है। तो इसके चलते अभी सेकंड स्थान और थर्ड स्थान पे है। लेकिन इसको बोल सकते हैं कि नहीं, जूट में भी तो पश्चिम बंगाल ही है, तो इसको अभी कुछ नहीं लिख सकते हैं। और चाय की खेती के लिए लिख सकते हैं कि चाय की खेती के लिए श्रीलंका सबसे आगे है। श्रीलंका श्रीलंका सबसे आगे है चाय में। श्रीलंका कहाँ है, चाय में सबसे आगे है। और क्या है, चीनी, देखिए और क्या है, गेहूं और चावल में, गेहूं और चावल कहाँ है, गेहूं और चावल, चावल चीन में, चीन में सबसे अधिक होता है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। मिश्रित खेती संबंधित है, मिश्रित खेती संबंधित है।
मिश्रित खेती कहाँ से संबंधित है? एक ही फर्म पर दो या दो से अधिक फसलों की खेती होती है। आधुनिक विधियों द्वारा खेती होती है। एक ही फर्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन से है, और एक ही फर्म का उत्पादन तथा बागवानी से है। नहीं, एक ही मिश्रित खेती यही होता है। मिश्रित खेती क्या होता है? नहीं, ये भी नहीं होता है। फसल और पशुपालन नहीं होता है। ये होता है एक ही फर्म में दो या दो से अधिक फसलों की खेती होती है, मिश्रित खेती। मिश्रित खेती क्या होता है? तो मिश्रित खेती क्या होता है इसमें? मिश्रित खेती कहाँ होता है? तो मिश्रित खेती कहाँ होता है? तो ये एक ही फर्म में दो या दो से अधिक फसल को खेती में उगाया जाता है। जैसे कभी कभी क्या देखेंगे होंगे कि जहाँ पे गेहूं छीटा जाता है, गेहूं बोया जाता है, उसी खेत में क्या होता है कि थोड़ा सा तोरी का मात्रा